बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 341 मुलाहिज़ा फरमाएं। और बिलफर्ज अगर इसने किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसका माकूल बंदोबस्त भी कर दूंगा। बात के इख्तिताम पर उसके लहजे में सफाकी दर आई। ये समझने में मुझे कतन किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि माकूल बंदोबस्त से उसकी क्या मुराद थी। फवाद जैसे संगीन और कातिल लोगों से कुछ बाइद नहीं होता। ये अपनी मतलब बरारी के लिए संगीन से संगीन तर कदम उठाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करते। महिंदा 10 मिनट तक फवाद से शोएब घोरी के बारे में कुरीद कर पूछता रहा। वो अपने बिग बॉस के बारे में उससे कम ही जानता था। मैंने साहिल के हवाले से भी कई सवाल किए, लेकिन ये बात उसके इल्म में ना थी कि मेरी साथी को लाहौर से कराची पहुंचाया गया था और वो शोएब के कब्जे में थी। फवाद को सिर्फ इतना पता चला कि मैं कराची आ चुका हूँ। तंजीम के दीगर कारकुनान की तरह फवाद को भी मेरी तरफ से होशियार रहने की ताकीद की गई थी। उसके साथ ही ये खबर भी गर्म थी कि मुझे पकड़ने के लिए शोएब घोरी ने कोई बहुत ही खुफिया मंसूबा बनाया था जो चंद चनीदा अफराद तक की महदूद था। मैंने हर तरह का दबाव डालकर फवाद को घिसने की कोशिश की, लेकिन कोई हौसला अफजा नतीजा बरामद ना हो सका। वो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता था। मैंने एक नफ्सियाती चाल चली और फवाद से कहा, अगर तुम मुझे पकड़कर शोएब घोरी के हवाले कर दो तो इस कारनामे पर वो तुम्हें किसी भी जिले का बास बना देगा। इस कोशिश के बारे में तुम क्यों नहीं सोचते? वो जल्दा नजर से मुझे देखने लगा, फिर शिकायती लहजे में बोला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तो इससे खुद तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। तुम्हें पकड़कर बिग बॉस के हवाले कैसे कर सकता हूँ? इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने लहजे में संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, अगर तुम इंडिया दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा, फिर नफी में सारी लाते हुए बोला, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाला तार हैं। CF के इस वक्त तुम्हारे लहू की प्यासी हो रही है और तुम अज खुद मेरे साथ चलने को तैयार हो। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? तुम्हारी फरमाइश तो खुदकशी के मुतरादिफ है। तुम कोई ख्वाब देख रहे हो और ना ही मेरा दिमाग अपनी जगह से सिरका है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम मुझे सीधा शोएब घोरी के पास ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये कोई मजाक है और ना ही खुदकशी की कोशिश। ये कैसे मुमकिन है? वो बदले हुए अंदाज में बोला, मैंने आज तक बिग बॉस को देखा है और ना ही उसके पते ठिकाने से वाकिफ हूँ। तुम इस तंजीम के फार रुकन रह चुके हो। उसका तरीका कार तुमसे ढका छुपा नहीं। मैं तो बराह रास्त ईस्ट के बास सराजुद्दीन से भी राब्ता नहीं कर सकता। बिग बॉस का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अगर किसी तरह तुम मेरे काबू में आ जाते तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हें गुलाम जिलानी के हवाले करता। गुलाम जिलानी ईस्ट के करता धरता सिराजुद्दीन तक ये खुशखबरी पहुंचाता। इस तरह सिराजुद्दीन के जरिए तुम्हारी असेरी की इतला बिग बॉस तक पहुंच जाती। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तो फिर बेकार है, तुम किसी काम के बंदे नहीं हो। शहजाद ने पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वहीदान, अगर ये मनूस हमारे किसी काम नहीं आ सकता तो फिर CFK के लिए भी क्यों मुफीद रहे? इसकी बका की क्या तोजी बाकी रह जाती है? शहजाद के अल्फाज की संगीनी बहुत वादे थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शहजाद। मैंने शहजाद की बात की तायद की तो फवाद के चेहरे पर मौत का खौफ हिलकोरे लेने लगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, गुलाम जिलानी का फोन नंबर है क्या? थोड़े तामिल के बाद उसने मज़कूरा फोन नंबर मुझे बता दिया। मैंने इस्तफसार किया, रात के पिछले हिस्से में तुम्हारे साथ जो हसीनो जमील लड़की थी, अभी तक तुमने उसका तारुफ नहीं कराया। उस लड़की का नाम शादलीन है। उसने बताया तुमने शादलीन को गुलाम जिलानी के फ्लैट पर छोड़ा है। मैंने कहा, क्या वो गुलाम जिलानी की कुछ लगती है? तुम जो भी समझ लो। वो मुबम अंदाज में बोला, माशाअल्लाह काफी समझदार हो। मैंने कहा, तुम्हारा इशारा तो ये बताता है कि शादलीन गुलाम जिलानी की दाश्ता है। मैंने कहा ना, तुम समझदार हो। वो मानी खेद अंदाज में बोला, गुलाम जिलानी की दाश्ता तुम्हारे साथ क्या करती फिर रही थी? मैंने तेज लहजे में पूछा। उसने वजाहत करते हुए बताया, शादलीन भी तंजीम से वाबस्ता है। हम इससे आ रहे थे, रास्ते में वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट पड़ा। शादलीन की फरमाइश पर मुझे वहां रुकना पड़ा। शादलीन की उम्र और तजर्बा तो ज्यादा नहीं, लेकिन गुलाम जिलानी की चहीती होने के सबब उससे खासा मोहतात रहना पड़ता है। उसकी हुक्मनुमा ख्वाहिश से इनकार मुमकिन नहीं। थोड़ा तामिल करते उसने मजीद बताया, ये भी सुनने में आ रहा है कि शादलीन को असल में गुलाम जिलानी पर फोकियत हासिल है। वो उसकी सरगर्मियों पर निगाह रखती है और ईस्ट में उसकी रिपोर्ट भी करती रहती है। क्या ये बात गुलाम जिलानी के इल्म में नहीं है? हो सकता है उसे हकीकत का पता हो और वो इस सिलसिले में मोहतात रहता हो। वैसे एक बात है, मैंने कहा, शादलीन तुम दोनों से ज्यादा अहम साबित हो सकती है। मैं उसी को अप्रोच करूंगा। मैंने शादलीन को बड़े गौर से देखा था। उसकी उम्र 27-28 रही होगी। बिलाशुबा वो हुस्न की देवी थी। उसके नकूश बड़े जाज़ब और तीखे थे। ऐसी औरतें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की एहलियत से माला माल होती हैं। फवाद ने शादलीन के बारे में जो सुनी सुनाई थी, मुझे उसमें हकीकत दिखाई देने लगी। CFK जैसी दहशतगर्द तंजीमों में किसी भी कारकुन पर अंधा एतमाद नहीं किया जाता। हर शख्स की निगरानी का फरीजा किसी दूसरे के सपुर्द होता है, जैसे फवाद अपने साथी जहांगीर पर मुतय्यन था। इसी तरह यकीनन गुलाम जिलानी भी किसी सीनियर पर निगाह रखे हुए होगा और शादलीन पर भी किसी जूनियर की नजर गड़ी होगी।
फवाद से मजीद कोई मुफीद बात मालूम नहीं हो सकी थी, लिहाजा मैंने उसे नमूना इबरतनाक बनाने का फैसला कर लिया। मैंने कमरे के कोने में सरगोशियों में शहजाद को अपने इरादे से आगाह किया। उसने मेरी तायद की और पूछा, इस गूंगी का क्या करना है? ये बेचारी गैर मुतल्लक और बेकसूर है। मैंने कहा, वापसी में इसे किसी बनिस्बत रोशन जगह पर ड्रॉप कर देंगे। इससे हमारी कोई दोस्ती है ना ही दुश्मनी। एक तजरीबे के बाद शायद इसे कुछ शक्ल आ जाए। मुझे नहीं पता ये किस हद तक बोल और सुन सकती है। अलबत्ता मैं इसे रुखसत करने से पहले ये नसीहत जरूर करूंगा कि इसने आज की रात जो देखा, सुना और भुगता उसे अपनी यादाश्त से साफ कर दे, वरना इसकी जिंदगी आजाब बनकर रह जाएगी। अगले चंद मिनट में हमने गूंगी के हाथों को दुपट्टे की बंदिशों से आजाद किया। मैंने लंबाई के रुख पर दुपट्टे को फाड़ कर जो टुकड़ों में तकसीम किया, एक टुकड़े से फवाद और दूसरे से अतिया की आंखों पर दबीज पट्टी बांध दी गई ताकि वो शहर से इस ठिकाने का अता पता ना देख सके। आते वक्त भी मैंने गाड़ी से बाहर उन्हें नहीं देखने दिया था। कुछ देर बाद हम उस गैर मुकम्मल मकान से निकलकर समंदर की जानिब जा रहे थे। मकान छोड़ने से पहले मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था। समंदर का वो हिस्सा बहुत ही वीरान, बदबूदार और अजीबो गरीब था। शहजाद ने एक जगह गाड़ी रोक दी। मैंने जरगुल से पूछा, तुम अतिया को संभाल लोगी? उसने पूरे एतमाद अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसकी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इस जैसी दर्जन भर को संभाल सकती हूँ। हम दोनों आंखें बंदे फवाद को अपने साथ लेकर समंदर के किनारे चलने लगे। वो बेहद सरासीमा नजर आता था। हमने उससे क्या सलूक करने का फैसला किया है उसे मुत्तलिक खबर ना थी। तब वो 100% यकीनी अंदाज में सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोच रहा होगा, और ऐसा सोचने में वो हक बाजानिब भी था। CF के इसी सोच की हामिल थी। जब हम काफी आगे निकल आए तो मैंने समंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। शहजाद खामोशी से मेरी तकलीद करने लगा। फवाद हम दोनों के बीच में था। शहजाद को मैं अपने इरादे से आगाह कर चुका था, इसलिए उसने कोई सवाल करना मुनासिब ना समझा। थोड़ा आगे आने के बाद मैंने फवाद की आंखों को पट्टी की बंदिश से आजाद कर दिया। चारों जानिब चौकन्ना नजर से देखने के बाद उसने खौफ में डूबे हुए लहजे में कहा, वैदान, तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हारे साथ ताउन करूं तो तुम मेरी जान बख्शी कर दोगे। क्या तुम अपने वादे से फिर जाओगे? मैं जबान का धनी हूँ, मैंने सरसराती आवाज में कहा। मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है। फिर ये सब क्या है? उसने मेरे हाथ में दबे पिस्टल की जानिब इशारा किया। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, ये पिस्तौल है और बस। तुम्हारे तेवर अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, वो घबराई हुई आवाज में बोला। इसमें तुम्हारी नजर का कसूर है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कल तुम किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट से अपनी आंखों का मुआयना करवाना। वो बेयकीनी से बोला, कल तक मैं जिंदा रहूंगा तब ना। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम अगर कल तक जिंदा ना रहे तो इस मौत में मेरा कोई हाथ नहीं होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। वो थरथराती आवाज में बोला, फिर तुम मुझे इस तरफ क्यों लाए हो? तुम्हारी तसल्ली बख्श जान बख्शी के लिए। तुम मुझे बहला रहे हो, वो गड़बड़ा कर बोला। अब तुम इतने नन्हे बच्चे भी नहीं हो, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। फवाद ने चलते चलते ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे वो अपने किसी अछूते ख्याल को अमली जामा पहनाने का इरादा रखता हो। इससे पहले कि मैं उसके इरादे को बांधता, उसने बिजली की सी सूरत से शहजाद को धक्का दिया और अंधेरे में एक सम दौड़ लगा दी। जब इंसान को मौत यकीनी नजर आए तो वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव जरूर मारता है। फवाद को 1% भी उम्मीद ना थी कि मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा, लेकिन उसकी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फवाद ने एक मुंतकी रद्द अमल का मुजाहरा किया था। उसका खुला दुश्मन था और जराइम की दुनिया में अपने दुश्मन पर भरोसा करना खुदकशी के मुतरादिफ होता है। शहजाद धक्का खाने के बाद पुश्त के बल जमीन पर गिरा था। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए फवाद का निशाना लिया और एक महफूज फायर कर दिया। अगली लम्हे वो छपाक से मुंह के बल गिरा। मैंने पलक झपकने में जान लिया। छपाक की वो आवाज पानी के सबब पैदा हुई थी। फवाद ने अपनी जान बचाने की कोशिश में खुले समंदर की तरफ दौड़ लगाई थी। मैंने गोली चलाने के बाद उसकी जानिब पेशकदमी जारी रखी और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो गोला थाम कर खड़ा हुआ था। मैंने एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया मेरी चलाई हुई गोली उसकी तशरीफ के एक पोर्शन में पेवस्त हो गई थी। मैंने तवाज़ुन की फिलॉसफी पर अमल करते हुए इंसाफ का तकादा पूरा कर दिया। पिस्टल एक मरतबा फिर गरजा और तशरीफ के दूसरे पोर्शन में भी दूर तक एक आतिशे सुरंग बनती चली गई। रात की तारीकी में एक दर्दनाक चीख नमूदार हुई, लेकिन ठाठे मारते हुए समंदर ने इस फरियादी चीख को अपने मुहीब वहशतनाक शोर में गुम कर दिया। इस चीख के साथ ही फवाद एक लम्हे के लिए फदा में उछला, फिर धड़ाम से गीली रेत पर जमीन पर तशरीफ फरमा हो गया। मैं फवाद के सर पर पहुंचा तो शहजाद भी कलाशनकोफ थामे मेरे अकब में हाजिर हो गया। उसने बरक रफ्तारी से गन का रुख जमीन पर पड़े हुए फवाद की जानिब मोड़ा। उसके अंदाज में बेहद खतरनाकी पाई जाती थी। अगर मुझे एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो शहजाद कलाशनकोफ का पूरा मैगजीन फवाद के सीने में इन्वेस्ट कर देता। मैंने हाथ मारकर गन के मोलक बैरल को नीचे झुका दिया। फिर शहजाद से मुखातिब होते हुए कहा, तुम अपनी अजीमत का बदला लेने के लिए मुझे अहद शिकन ना बनाओ। तयशुदा प्रोग्राम से हटकर कुछ नहीं होगा। वही गहरी सांस खारिज करते हुए मादरत अमेज नजर से मुझे देखने लगा। सॉरी वैदान, मैं जोश में आ गया था, ये जानते हुए भी कि जोश में होश रुखसत हो जाता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, वो नफी में सर झटकते हुए बोला। मैंने रसानिये से कहा, इसका पता बाद में कर लेंगे, चलो पहले जरूरी काम कर ले। तुम फवाद के हाथ को पकड़ो। शहजाद फवाद की जानिब लपक गया।
अहद शिकनी के हवाले से मैंने शहजाद से जो बात की थी उसमें कोई इबहाम नहीं था। ये वादे था कि मैं फवाद को जान से नहीं मारना चाहता था। फवाद को भी इस हकीकत का एहसास हो गया था, वरना मैं शहजाद को फायरिंग से हरगिज ना रोकता। फवाद के लिए बेयकीनी और उलझन का बायस मेरा ना समझ में आने वाला रवैया था। शहजाद ने जगह बाद दीगरे फवाद के हाथों को जमीन पर फैलाया, इस तरह कि उसके हथेलियों का रुख आसमान की जानिब हो गया। यह हथेलियां थोड़ी देर पहले आहनी कुर्सी के पाइपों तले दबी रही थी। अमली तौर पर ना सही, लेकिन दर्द की शिद्दत ने उन्हें बहुत दूर तक छेड़ डाला था। मैंने थ्योरी को प्रैक्टिकल से गुजारा और पिस्टल की 2 गोलियां चंद सेकंड के वक्फे से उन हथेलियों के पार उतार दी। फौज तकलीफ और बेबसी की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसकी हालत दीदनी थी बल्कि इबरत अंगेज थी। वो अपनी जिंदगी के मायूस कुन लम्हात से गुजर रहा था। मेरे पिस्टल में 2 गोलियां बाकी बची थी। मैंने वक्त जाया किए बगैर 2 क्लोज फायर किए और फवाद के तलवे सुराखदार हो गए। इस कार्रवाई के बाद मैंने खाली पिस्टल शहजाद की तरफ बढ़ाया और फवाद को मुखातिब करते हुए गंभीर आवाज में कहा, मैंने तुमसे जान बख्शी का वादा किया था, देख लो मैं जबान का कितना धनी हूँ। मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम किसी न किसी तरह CFK तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे और अपने बड़ों को बता सकोगे कि तुम्हारा ये हशर किसने किया है। मैं तुम्हारी जबान को इसलिए सलामत छोड़े जा रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में बता सको कि CFK और शोएब गौरी पर मेरी दाग बैठती चली जाए। मैंने जलने में रुककर उसका जायजा लिया। वो तकलीफ की शिद्दत और जख्मों की हिद्दत से बुरी तरह तड़प रहा था। मुझे उम्मीद न थी कि उसने मेरी धमकी को तवज्जो से सुना होगा। मुसीबत के वक्त इंसान सबसे पहले अपनी तकलीफ पर तवज्जो देता है, तकरीरें और भाषण को नहीं सुनता। मैंने उस पर आखिरी नजर डालते हुए कहा, मगर इस मरतबा तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ तो ये ना समझना कि आइंदा भी मैं इस रवायत को निभाऊंगा। अब अगर कभी तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं एक लफ्ज कहे सुने और एक लम्हा जाया किए बगैर तुम्हें जहन्नम वासिल कर दूंगा। गुड बाय। वहां मजीद रुकने का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा हमने वापसी की राह इख्तियार की और येलो हुंडई के पास पहुंच गए। गाड़ी के अंदर सूरत हाल नॉर्मल थी। अतिया नामी उस गूंगी औरत ने जरगुल के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं की थी। उसकी आंखों पर अभी तक वो पट्टी मौजूद थी। मैंने जरगुल को इशारा किया कि वो गूंगी की आंखों को दावत निजारा दे दे। इस गैर मुतल्लक मजलूम औरत से हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो सकता था। शहजाद ने गाड़ी स्टार्ट करके वापसी का सफर शुरू किया तो जरगुल ने मुझसे इस्तफसार किया, फैजान क्या तुम लोगों ने फवाद का काम तमाम कर दिया? मैंने 6 गोलियां फायर होने की आवाज सुनी थी। तुम्हारे शुमार में किसी शक की गुंजाइश नहीं, मैंने तायदी अंदाज में कहा। मैंने लमाती फर्क से पिस्टल का क्लिप खाली कर दिया, लेकिन जहां तक काम तमाम का ताल्लुक है तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त नहीं। मैं मारने से डराने को ज्यादा अहम समझता हूँ फैजान। शहजाद ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा, तुमने फवाद को डराने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया है उससे तो वो खुली आंखों भी तुम्हारे सपने देखेगा, बेहद खौफनाक और डरावने सपने। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी दुश्मन को एक ही बार में जान से मारने में वो लुत्फ नहीं आता जो उसे ऐसी हालत में पहुंचाकर हासिल होता है जहाँ वो पल पल भरता है और अच्छे बुरे अल्फाज में आपको याद करता रहे। लम्हा बलम्हा मरना जीना दुश्मन के लिए सबसे उम्दा सजा होती है। गूंगी अतिया ने एक झुरझुरी ली और वहशत भरी नजर से साइड स्क्रीन के पार गहरी तारीकी में घूरने लगी। शायद वो अपने मुकद्दर का इसी तारीकी से मुवाजना कर रही थी। मैंने चलने में खामोश रहने के बाद रोए सुखन अतिया की जानिब किया और कहा, तुम अगर सुन सकती हो तो मेरी बात को तवज्जो से सुनो। जिंदगी में सीखने के लिए एक तलख तजर्बा काफी होता है। बार बार ऐसे तजर्बा से बेवकूफी गुजरा करते हैं। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी, और ना ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। बस मेरी एक नसीहत पल्ले बांध लो, और वो ये कि अपनी हैसियत और हल्के में किसी साथी को तलाश करो। हर चमकीली शायद सोना नहीं होती। फवाद के तजर्बे से तुमने अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर कदम कदम पर तुम्हें ठोकरें ही मिलती रहेंगी। वो बदसूर खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे नहीं मालूम वो मेरी बातों को किस हद तक समझ रही थी। मैंने अपना फर्ज पूरा करते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी रोशन मुकाम पर गाड़ी से उतार दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी नसीहत पर अमल करके अपनी बाकी मानदा जिंदगी को संवारने सजाने की कोशिश करोगी। थोड़ी देर बाद एक ऐसी जगह नजर आ गई जहां अतिया को ड्रॉप किया जा सकता था। मैंने शहजाद को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने फौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। वो खियाबान इत्तेहाद और डिफेंस बोर्ड के दरमियान का इलाका था। रात के आखिरी लम्हात में वहां किसी बंदे बशर के आसार नजर नहीं आते थे। मैंने अपनी जेब में से वैलेट निकाला और उसमें से गिनकर 1000 वाले 5 नोट अलग कर लिए। फिर रुखसत करने से पहले मैंने वो रकम अतिया की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो। नई जिंदगी शुरू करने के लिए तुम्हें इस रकम से बहुत सारा मिलेगा। ये सिक्का राइजल वक्त है और आजकल का हर बंद दरवाजा इसी जिन से खुलता है। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। उसने वो रकम लेने के सिलसिले में तामिल किया तो मैंने वाज़े अल्फाज में कहा, ये ना तू कर दे और ना ही मैं तुम पर तरस खाकर खैरात दे रहा हूँ। बस यूं समझ लो जिंदगी के एक कठिन मरले पर कभी किसी ने मेरी मदद की थी। मैं इस एहसान को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी और इस्तात दी तो तुम भी किसी जरूरतमंद के काम आ जाना। उसकी आंखों में नमी उतर आई और कपकपाती उंगलियों से रकम को उसने छू लिया। फिर अगले में 5000 के नोट गूंगी अतिया के हाथ में मुंतकिल हो चुके थे। वो हम तीनों को ममनूनियत भरी नजर से देखते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई। शहजाद ने एक झटके से हुंडई को आगे बढ़ा दिया।
सरगुल ने पूरे सहजाब लहजे में कहा, कैसा मजाक है। हमने अतिया को जिस जगह ड्रॉप किया वहीं सड़क के किनारे गूंगे बहरे बच्चों का एक स्कूल भी है। मैंने एक इमारत पर इस किस्म के स्कूल का बोर्ड लगा देखा है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, जिंदगी में बहुत कुछ इत्तफाकन हो जाता है, ये भी एक ऐसा वाकया ही होगा। शहजाद ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई वहाँ गूंगे बहरे बच्चों का एक स्कूल वाकई था। फिर मुझसे पूछने लगा, मैं तुम दोनों को फ्लैट पर छोड़ दूं या तुम मुझे बंगले पर ड्रॉप करके वापस जाओगे। जवाब देने से कबल मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, तुम डिफेंस मोड से गाड़ी को लेफ्ट टर्न दो, हम पहले बंगले पर जाएंगे। मुझे फैसल की याद सता रही है, उसे एक नजर देख लूंगा तो मुझे करार आ जाएगा, फिर मैं पुरसुकून नींद सो सकूंगा। तुम वहीं बंगले पर रह जाना, हम फ्लैट पर चले जाएंगे। कल दिन में किसी वक्त मैं तुम्हें रिलीफ देने आ जाऊंगा। शहजाद ने कोई इख्तलाफ किए बिना गाड़ी को मोड़ दिया और थोड़ी देर बाद हम मज़कूरा नामुकम्मल तामीर शुदा बंगले पर पहुंच गए। बंगले की अंदरूनी सूरत तसल्ली बख्श थी। सहेली के अलावा दीगर 2 सिक्योरिटी गार्ड भी न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि पूरी तरह चौकस भी थे। नए आने वाले गार्ड में से एक का नाम अब्बास और दूसरे का जमर्द खान था। वो दोनों पूरी तरह मुसल्ला थे। मैं शहजाद के साथ उस कमरे में पहुंच गया जहाँ फैसल को ठहराया गया था। इस कमरे के एक हिस्से में फर्श से छत तक पुराने अखबारात के बंडल भरे हुए थे। फैसल को मैंने बड़े तशरीफ भरे अंदाज में पाबंद कर रखा था। उसके दोनों हाथ उल्टी हथकड़ी की जकड़ में थे। पाँव में बेड़ी मौजूद थी। इस बेड़ी और हथकड़ी को बाहम मुंसलिक करने वाली जंजीर का दूसरा सिरा छत में नसब कुंडे में फंसाया गया था। इस आईनी जंजीर में सिर्फ इतनी गुंजाइश थी कि फैसल इस कमरे में 2-4 गाम तक हरकत कर सकता था या फिर अखबारात के बंडल तक टेक लगाकर खड़ा हो सकता था। बैठने का कोई चांस नहीं था। इस वक्त फिरौन सिर्फ चौधरी का सपूत पुश्त के बल बंडल के साथ टिका खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था वो वाकई सो रहा था या सोता हुआ नजर आने की कोशिश कर रहा था। वो जिन हालात से गुजर रहा था उनमें नींद मुश्किल ही से आती है। शहजाद ने मुझसे इस्तफसार किया, वैदान अगर गुफ्तगू का मूड हो तो मैं इसे जगा देता हूँ। नहीं, मेरे नफी में गर्दन कुछ जुम्बश थी। ये बेचारा नींद का माता है, इसे सोने दो। मेरे लहजे में तंज की कोई कमी ना थी। पता नहीं इस बदबख्त को फिर कभी आंख लगाने का मौका मिलेगा या नहीं। शहजाद ने कहा, मैंने इसे थोड़ा बहुत खिलाने पिलाने की कोशिश की थी, इसने किसी हद तक ताउन किया है। ये तुमने और इसने नहायत अच्छा किया, मैंने कहा। फिर सिक्योरिटी गार्ड सुहेल की जानिब मुतवज्जो होते हुए बोला, शहजाद के जाने के बाद इस बंदे ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश तो नहीं की। वो मेरे नजदीक आकर नहायत ही फर्मा बरदारी से बोला, कोई गड़बड़ तो नहीं की जनाब, लेकिन मुझे लालच देने की जरूर कोशिश की। मैंने झूम कर सुहेल को देखा और पूछा, किस किस्म का लालच? उसने बताया, इसने अपनी रिहाई के बदले मुझे 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। कह रहा था इसका बाप बहुत बड़ा ताकतवर चौधरी है, अगर 1 करोड़ कम हो तो वो रकम बढ़ा भी सकता है। क्या तो ये बिल्कुल ठीक रहा है सुहेल? मैंने ज़ेरे लब तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए फैसल की तरफ देखा। इसका बाप वाकई बहुत मालदार है। 1 करोड़ की रकम इन लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम्हारे लिए 100 रुपए का एक नोट। सुहेल हैरत से आंखें फैलाकर मुझे तकने लगा। मैंने जरा मजाक उससे पूछा, सुहेल तकदीर ने तुम्हें जिंदगी संवारने का एक सुनहरी मौका दिया था, क्या तुमने उसकी पेशकश पर जरा भी गौर नहीं किया? वो यकदम बेहद संजीदा नजर आने लगा। फिर जज्बात से मामूर लहजे में बोला, जनाब ये मौका तकदीर ने नहीं बल्कि शैतान ने फराहम किया था। मैं अपने बड़े से बड़े फायदे के लिए भी शैतान का आलाकार नहीं बन सकता। रिज़्क़े हलाल की रूखी सूखी रिज़्क़े हराम के ऐशो आराम से ज्यादा सुकून बख्श और बाइस इज्जत है। मैं फखरिया नजर से सुहेल को देखने लगा, फिर तौसीफी लहजे में कहा, तुम्हारे ख्यालात ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मुझे उम्मीद है तुम जिस राह पर चल रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। मैंने तुम्हें आजमाने के लिए वो बात की थी। अल्लाह का शुक्र है जनाब, वो यकीन से बोला। मैं बहुत पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मिनाज साहब दूसरे मालकान से बहुत मुख्तलिफ है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने फौरी ख्याल के तहत सुहेल से पूछा, इस बंदे ने 1 करोड़ की इवज तुमसे रिहाई की जो बात की थी, इस बारे में कोई तफसील भी बताई थी? मैंने बात खत्म करते ही फैसल की जानिब देखा और उसके चेहरे के तासरात का जायजा लिया। वहाँ मुझे किसी किस्म का तगय्युर और तब्दल नजर न आया। इसका यही मतलब था खड़े खड़े उसकी आंख लग गई थी या फिर वो अपने चेहरे के तासरात को छुपाने का माहिर था। हमारी बातें सुन रहा था और जाहिर यही कर रहा था कि वो अपने माहौल से लाताल्लुक गहरी नींद में है। सुहेल ने मेरी इस्तफसार के जवाब में बताया, इसने कहा था ये अपने फरार को बिल्कुल कुदरती रंग देगा। मैं इसे आहनी बंदिशों से आजाद कर दूं, ये मुझे जख्मी करके ऐसा तासर देगा जैसे इसने मुझसे गन छीन कर खुद को आजाद करवाया हो। फिर ये मुझे बेहोश करके यहाँ से निकलेगा। बाकी 2 गार्ड्स को ये मौत के घाट उतारेगा और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। क्या इसने ये पेशकश उन 2 गार्ड के सामने की थी? मैंने पूछा। सुहेल ने जवाब दिया, नहीं, अब्बास और जमर्द इस वक्त बंगले के बैरूनी हिस्से में पहरा दे रहे थे। मैं इसके पास यहाँ कमरे में था। तुमने इसकी पेशकश का क्या जवाब दिया? मैंने इसे खरी खरी सुनाई और ये मुझे गुस्से से घूर कर रह गया। मैंने मानी खेत अंदाज में सर हिलाया और शहजाद के साथ कमरे से बाहर निकल आया। सुहेल को हमने फैसल वाले कमरे में छोड़ दिया था। हम गाड़ी के करीब आ गए तो मैंने शहजाद से कहा, मेरे दिन में एक अछूता आइडिया आया है। इस आइडिया की बुनियाद इस नुक्ते पर है कि फैसल इस वक्त सो रहा है और इसने हमारी बातें नहीं सुनी।
शहजाद उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। मैंने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, फिलहाल तुम अब्बास और जमरद को बंगले के बैरूनी हिस्से तक ही महदूद कर दो और उन्हें सख्ती से हिदायत कर दो कि वो बहुत ही तवज्जो से पहरा दें। खास तौर पर उन्हें फैसल वाले कमरे की तरफ फटकने भी ना देना। शहजाद पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से मुझे सुन रहा था। मैंने मजीद कहा, फैसल की निगरानी के लिए तुम सुहेल को कमरे में छोड़ दो और तुम अपनी शक्ल भी फैसल को ना दिखाओ, वो यही समझे कि तुम वापस नहीं आए हो। लेकिन कमरे से बाहर रहकर तुम पूरी तरह चौकन्ना और मोहतात रहोगे। शायद मेरी बात कुछ उसकी समझ में आ रही थी। मैंने शहजाद के चेहरे पर दबा दबा जोश अंगड़ाई लेकर बेदार होते देखा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, फैसल को ये एहसास है कि तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए वो तुम्हें किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं कर सकता। वो मिनास बाकर से भी नावाकिफ नहीं होगा। यही वजह है कि उसने सुहेल को एक आम गार्ड समझते हुए टारगेट बनाने की कोशिश की है और वो आइंदा भी ये कोशिश कर सकता है। तुम इस कोशिश के लिए उसे मौका फराहम करोगे। मैं तुम्हारी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, शहजाद ने सनसनीखेज लहजे में कहा। मैंने कहा, अब इस आइडिया की तह बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। तुम सुहेल को समझा दो कि वो फैसल वाले कमरे में रहते हुए खुद को किसी कश्मकश में मुबतला जाहिर करे। फैसल इसको देखकर इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि वो उसकी 1 करोड़ वाली पेशकश में उलझा हुआ है, लिहाजा वो दोबारा ट्राई करेगा। इस मौके पर हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक सुहेल थोड़े पसो पेश के बाद उसकी बात मानने को तैयार हो जाएगा, लेकिन रकम की वसूली के लिए वो बेयकीनी जाहिर करेगा। वो फैसल से यकीन दिलानी चाहेगा कि 1 करोड़ रुपए उसे कब और कैसे मिलेंगे। फैसल इस सवाल का कोई ना कोई जवाब तो देगा। सुहेल उसे उम्मीद दिलाएगा कि वो कल दोपहर तक उसे बंगले से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले वो उसके बताए हुए रकम की वसूली के जराये की तस्दीक जरूर करेगा। ऐन मुमकिन है फैसल अपने कराची नेटवर्क के करता धरता का नाम और पता बता दे। वो इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। अपनी आजादी और बका के लिए वो नेटवर्क के हेड को सामने लाने में कोई खर्च नहीं समझेगा, क्योंकि वह हेड उसके बाप चौधरी नवाज़िश ही का एक आलाकार होगा। आइडिया वाकई बड़ा मुनफरद है। शहजाद की आंखों में चमक उभर आई। इस वक्त तो चौधरी के कराची नेटवर्क का रूह रवां भी बड़ी कड़ी आजमाइश से गुजर रहा होगा। फैसल की तलाश के सिलसिले में चौधरी नवाज़िश ने उसकी जिंदगी खराब कर रखी होगी। फैसल की तलाश और बेरी सरकोबी के लिए मैंने थोड़ा इजाफा किया। शहजाद ने कहा, ठीक है, तुम पूरी तरह मुतमईन होकर जाओ। मैं सुहेल को ऐसा फीड करूंगा कि फैसल उसकी अदाकारी को हकीकी जज्बात की इक्कासी समझेगा। जैसे मुझे कोई खास बात मालूम हुई मैं तुम्हें इतलाक कर दूंगा। उसने बेसाख्ता जुमला अधूरा छोड़ा, फिर उलझन ज़दा लहजे में पूछने लगा, अगर तुम सो रहे हुए तो? इस मर्तबा मैंने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया और कदे कलामी करते हुए कहा, मेरे सोने और जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अहम बात और नाजुक मामले के लिए तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो। इट्स ओके। वो अपनी गर्दन को मखसूस अंदाज में झटकते हुए बोला। इख्तितामी रस्मियात के तबादले के बाद मैंने हुंडाई की ड्राइविंग सीट संभाल ली। जरगुल पैसेंजर सीट पर आई और हम तारक रोड वाले फ्लैट की जानिब रवाना हो गए। तारक रोड पर आने के बाद मैंने येलो हुंडाई को एक 4 मंजिला शॉपिंग सेंटर के नीचे सड़क के किनारे पार किया और जरगुल को बाहर आने का इशारा किया। उसने उलझी हुई नजर से मुझे देखते हुए उस इशारे की तामील कर दी। मैं गाड़ी को लॉक करने के बाद जरगुल के साथ सड़क पार करने लगा। मैंने जिस शॉपिंग आर्केड के सामने येलो हुंडाई को छोड़ा था वो मेरे फ्लैट से लगभग 500 गज के फासले पर था और मेरे बेडरूम की खिड़की से नजर भी आता था। मैं बेडरूम के अंदर रहते हुए गाड़ी पर निगाह रख सकता था। वैसे मैंने उसी वक्त फैसला किया कि कल किसी वक्त आमदोशुद के इस वसीले को छोड़कर कोई दूसरी गाड़ी अपने इस्तेमाल में ले आऊंगा। जब तक साहिल और फैसल वाला मामला निमट ना जाता बेहद एहतियात की जरूरत थी। सरगुल जब कोई सवाल किए बगैर खामोशी से मेरे साथ चलती रही तो मैंने वजाहती अंदाज में कहा, फवाद चाहे किसी भी हालत में हो ये गाड़ी उसकी यादाश्त में महफूज हो चुकी है। मुझे यकीन है उसने हुंडाई का नंबर हिफ्ज कर लिया होगा, लिहाजा इसको इस्तेमाल में रखना खतरनाक है। इसलिए मैंने उसे अपनी अकामत गाह से काफी फासले पर खड़ा किया है ताकि अगर कोई इस गाड़ी की बू सूंघता हुआ इधर आ निकले तो मेरा सुराग ना लगा सके। एक लम्हे के वक्फे से मैंने इजाफा किया, वैसे कल पहली फुर्सत में इस गाड़ी से मैं निजात हासिल कर लूंगा। मैं समझ गई। उसने सिर्फ एक जुमला बोलने पर इक्तफा किया। इस एक जुमले में जरगुल ने समझ गई कि अदाई कुछ इस ढब से की जैसे वो बहुत समझदार हो। मैं उस पर एक निगाह डाल कर रह गया। जब हम फ्लैट के अंदर दाखिल हुए तो सुबह के 4:45 बज रहे थे। मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने जरगुल से कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आसाब को पुरसुकून बनाने वाली मशक करो, मैं तो सो रहा हूँ, तुम्हें जब नींद आए सो जाना। उसी शाकी अंदाज में मुझे देखा, चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे मैं उसे बेमुरवती बरत रहा हूँ। मैंने उसकी इत्मीनान और तसल्ली की खातिर मजीद कहा, किसी फिक्र और अंदेशे में पड़ने की जरूरत नहीं। इस फ्लैट में तुम महफूज और ममनून हो। हिकमत यार को ज़हन से झटक कर सोने की कोशिश करना। वो कोई सवाल जवाब किए बगैर सर झुकाकर खामोशी से दूसरे कमरे में चली गई। मैंने अपने दिमाग को मखसूस हिदायत दी और आंखें बंद करके खुद को नींद के हवाले कर दिया। लेकिन चंद लम्हात के बाद इस सवाल की मैं रखना पड़ गया। सरगुल की पुकार ने मुझे गहरी नींद में पहुंचने का मौका नहीं दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो मेरे बेडरूम में बेड के नजदीक खड़ी थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा।